92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी फिर मिलेंगे दिल, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह नींद खुली तो सर फटने को था। आशा गुनगुने पानी में शहद और नींबू मिलाकर साइड टेबल पर रख के शायद शनिवार मार्केट चली गई थी। शनिवार को सुबह सुबह कॉलोनी के बाहर सब्जियों की मार्केट लगती है। ताज़ी ताज़ी सब्जियां सस्ते में मिल जाती हैं। आशा ये सारी बातें मुझको बताती रहती हैं, वरना मुझको तो याद भी नहीं कि कब आखिरी बार मैं सब्जी खरीदने गई थी या फिर कब मैंने दुकानदार से आलू टमाटर का भाव पूछा था। बचपन में माँ जब भी सब्जी खरीदने जाती थी तो मुझको ज़रूर अपने साथ ले जाती थी। 50 दुकानों में पूछती थी, तब जाके 1 किलो आलू या पाव भर मटर खरीदती थी। मोल भाव करके 1 किलो प्याज में 1 रुपया बचा लेने पे माँ की आंखें कैसे चमक जाती थी। देखा निधि, ऐसे होती है खरीदारी। एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, पाई पाई बचानी पड़ती है, तब चलता है घर। दोनों हाथों में सब्जी के थैले लादे माँ तेज तेज कदमों से चलती हुई कहती थी। घर चलाने, परिवार को एक धागे में बांधे रखने के नुस्खे माँ खाते पीते उठते बैठते हर वक्त दे दिया करती थी, और मैं अपने एम्बिशन की फूंक से उनके हर नुस्खे को हवा में उड़ा देती थी। माँ, अब वो जमाने गए, देखना मैं तुम्हारी तरह आटे दाल का हिसाब नहीं रखने वाली। खुद कमाऊंगी और खूब ऐश से रहूंगी, मैं कहती थी, और माँ ऐसे मुस्कुरा देती थी जैसे मेरा मजाक उड़ा रही हो। सिर्फ 13 साल की थी मैं जब से माँ ने मेरी शादी के लिए गहने जोड़ने शुरू कर दिए थे। अपनी नाक की बड़ी नथ को तोड़वा के 2 छोटी नथ बनवा ली थी, एक मेरे लिए और दूसरी अपने लिए। कान के झुमके गलवा के एक जोड़ी टॉप्स और मांग का टीका भी बनवा लिया था। मेरे 18 साल के होने तक मेरे लिए गले का हार और एक हाथ का कंगन भी तैयार था। दूसरे हाथ का कंगन बनने के लिए 2 तोले सोने का इंतजाम अभी होना बाकी था। निधि, जरा ये अंगूठी तो देख, तेरी उंगली में आ रही है कि नहीं? एक दिन माँ ने नई नवेली बन के आई अंगूठी को मेरी उंगली में सरकाते हुए कहा। मैंने लापरवाही से अंगूठी पहनी और लापरवाही से कहा, माँ तुम बनाती रहो सोने के गहने, मुझको पहनने तो है नहीं, मैं तो डायमंड ज्वेलरी पहनूंगी। माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, अगले जन्म में किसी राजा महाराजा के घर पैदा हो ना, फिर हीरे के गहने पहनने को मिलेंगे। अगले जन्म में क्यों? आपको क्या लगता है मैं अपने लिए डायमंड ज्वेलरी खरीदने की हैसियत भी नहीं रखूंगी? आप देखते जाओ आपकी बेटी कहाँ पहुंचती है। मैं जैसे अपने सामने अपना आने वाला कल देख रही थी, वही कल जो मेरा आज है, हूबहू वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। जितनी सैलरी की कई लोग कल्पना ही कर पाते हैं, उतना पैसा हर महीने मेरे अकाउंट में आता है। लाख खर्च करने की कोशिश कर लो, हर महीने अकाउंट में रुपए बढ़ते ही जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले माँ पापा मेरे पास दिल्ली आए थे। पापा उस दिन घर पे ही थे। मैं माँ को लेके शॉपिंग मॉल गई थी। जो जो पसंद आया उनके लिए सब खरीदती चली गई। दाम तो पूछ लेने थी। जितनी बार मैं ट्रॉली में कोई सामान डालती, उतनी बार माँ ये कहती और मैं सिर्फ मुस्कुरा देती। माँ ने जिंदगी में शायद ही कभी ब्यूटी पार्लर में कदम रखा हो, लेकिन उस दिन मैं उनको जबरदस्ती पार्लर ले गई, उनका फेशियल करवाया, बालों को ट्रिम करवाया। बहुत अच्छी लग रही हो माँ। फेशियल के बाद ताजे फूल जैसी महक रही माँ को गले से लगा के मैंने कहा। माँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके पार्लर के बिल का हिसाब लगा ही रही थी और मैंने बिल चुका दिया। सच निधि, बचपन में जब तू बड़ी बड़ी बातें करती थी तो मैं तेरी बातों का मजाक उड़ाती थी, और आज देख, माँ की आंखों में खुशी थी, चमक थी। घर पहुंच के मैंने पापा से कहा, पापा माँ सुंदर लग रही है ना? पापा माँ को देख के शरारत से मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत सुंदर, लेकिन बेटा बिना श्रृंगार के भी तेरी माँ मेरे लिए सबसे सुंदर है। पार्लर में 2 घंटे के ट्रीटमेंट से आई लाली, उस लाली के सामने कुछ भी नहीं थी जो पापा की इस बात से माँ के गालों में उतर आई थी। जाने ये माँ पापा के प्यार की आंच थी या मेरे अंदर अचानक जड़ें जमाने लगे अकेलेपन की। मेरी आंखें नम हो आईं। तारीफ मेरी भी अक्सर होती है। मेरे बॉस, मेरे कलीग, मेरे दोस्त, ये सब मेरी तारीफ करते थे, मेरे हुनर की, मेरे काम की, मेरे ड्रेसिंग सेंस की। पर ऐसी किसी तारीफ से मेरे गाल लाल क्यों नहीं होते जैसे माँ के हो गए थे।
ये कैसा एहसास है जो मेरे लिए करियर, कामयाबी, पैसा इन सबसे जरूरी हो गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरी खुली आंखें आज कुछ और ही सपने देखना चाहती थीं। मेरी फितरत मेरी महत्वाकांक्षाओं से अलग। कोई रंग नहीं था, कोई आकार नहीं था, पर दिल कह रहा था कि बिस्तर पे लेटे लेटे इन्हीं सपनों को जीती रहूं। पर मोबाइल के अलार्म ने चेतावनी दी कि अब नहीं उठी तो खैर नहीं है। मैंने किसी तरह खुद को बिस्तर के बाहर घसीटा। पूरे हफ्ते काम करने के बाद शनिवार की सुबह शरीर जैसे साथ ही छोड़ देता है। आज सुबह देर तक सोने का मन था, लेकिन एक फॉरेन क्लाइंट ने आज एक अर्जेंट कॉल रखी थी, इसलिए ऑफिस जाना भी जरूरी था। मैं नहा धो के तैयार हुई। चेहरे पे फाउंडेशन लगाते हुए अचानक दाईं आंख के बगल में एक महीन सी रेखा देख के मैं सन्न रह गई। सिर्फ 31 साल की उम्र में चेहरे पे झुर्रियां। दिल किया जोर जोर से रो पड़ूं। जोर जोर से तो मैं नहीं रोई, लेकिन आंख जरूर भर आई। फाउंडेशन की 2-3 परतों से झुर्रियों को तो छुपा लिया, लेकिन अपने चेहरे की उदासी को नहीं छुपा पाई। अरे दीदी, आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो? तभी हाथ में सब्जियों से भरे 4-5 थैले लेके आशा पहुंच गई। कल मैं उसको बताना ही भूल गई थी कि आज भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है मुझको। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बाजार बाद में चली जाती। अब रुको, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बना देती हूँ, आशा बोली, लेकिन मैं उसको मना करके ऑफिस के लिए निकल गई। शनिवार था, इसलिए ऑफिस में मेरी टीम के अलावा कोई नहीं था। कॉल की पहले तैयारी हो चुकी थी। मैं कॉफी के घूंट लेते हुए मेल चेक कर रही थी, तभी अपने जूनियर रवि की लीव एप्लीकेशन देख के मेरा मूड फिर उखड़ गया। मैंने उसको अपने कैबिन में बुलवाया। रवि, तुमने मंडे की लीव अप्लाई की? पता है ना, मंडे की अर्जेंट मीटिंग है। ना चाहते हुए भी मेरी आवाज सख्त हो गई थी। आई नो मैम, पर कुछ नहीं, अभी तुम लोगों के करियर बनाने की उम्र है। हर 15 दिन में छुट्टी लेते रहोगे तो काम कैसे करोगे यार? अपने से सिर्फ 2 साल छोटे रवि को डांटते हुए मुझको लगा जैसे मेरे चेहरे पे एक और झुर्री बढ़ गई हो। रवि अपना बुझा हुआ चेहरा लेके लौट गया। कॉल में भी वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसके लटके हुए चेहरे को देख के मुझको चिढ़ हो रही थी। एक जरा सी छुट्टी के लिए तो मना किया था मैंने, कोई नौकरी से थोड़ी निकाल दिया था। कॉल के बाद अपना सामान समेट के मैं ऑफिस से निकल ही रही थी कि बाहर रवि किसी से फोन पे बात करता दिखा। आई एम सॉरी यार, इस बार का प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ेगा। मेरी खड़ूस बॉस मंडे को छुट्टी देने से मना कर रही है। खुद तो कभी मुस्कुराएगी नहीं और दूसरों की खुशी भी उससे बर्दाश्त नहीं होती है। प्लीज, तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पे पक्का जयपुर ले जाऊंगा। रवि ने फोन पे बात करते करते ऑटो रुकवाया और चला गया, पर मैं वहीं जड़ होके रह गई। मैं खड़ूस? मैं लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार के मुझको नींद से जगा दिया हो, जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो मुझको। आखिरी बार जब मैंने खुद को देखा था तब तो मैं चुलबुली, शरारती, जिंदगी से भरी लड़की हुआ करती थी। फिर मैं खड़ूस बॉस कैसे बन गई? मेरी जिंदगी के रंग, मेरे होठों की हंसी, मेरे दिल का प्यार, ये किसी ने चुरा लिया या मैं खुद ही इनको कहीं रख के भूल गई हूं? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ऑफिस के गेट के पास देर तक अपने ही ख्यालों में खड़ी खोई रही। फिर धीमे धीमे कदमों से गाड़ी की ओर गई। गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ चल दी। मेरे कानों में अब भी रवि की बातें गूंज रही थीं। सुबह से कुछ खाया नहीं था मैंने, घर लौट के भी खाने का मन नहीं हुआ। दीदी, तबीयत नहीं ठीक है क्या? आशा ने मेरे माथे पे हाथ रख के पूछा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी। इतने बड़े शहर में आशा ही तो है जो मेरी काम वाली भी थी, मेरी दोस्त भी थी और कभी कभी मेरी माँ भी थी। आशा, मेरा फोन देना जरा, माँ से बात कर लूं, मैंने कहा। आशा ने माँ को फोन लगा के दे दिया। माँ से 1 घंटे बातें होती रहीं। मेरी नए प्रोजेक्ट से लेके मेरी तबीयत तक, भैया के प्रमोशन से लेके अपनी मॉर्निंग वॉक तक की सारी बातें माँ कर चुकी थी। अच्छा, आपका प्रोग्राम पक्का है ना? मैंने पूछा। अभी तो आना नहीं हो पाएगा, यहाँ कोई चाहिए तेरी भाभी का ख्याल रखने के लिए, माँ बोली। हाँ वो तो है, मैंने कहा।
बड़ी मुश्किल से माँ को जाड़ों में 2 महीने के लिए दिल्ली आने के लिए तैयार किया था, लेकिन भाभी की प्रेगनेंसी की वजह से इस बार भी उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। और माँ ने ठीक ही कहा था, उस वक्त उनकी जरूरत मुझसे ज्यादा भाभी को थी। निधि, एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होगी? माँ ने कहा तो मेरा दिल धड़क उठा। बेटा, इलाहाबाद वाले बहल साहब का फिर फोन आया था। अपने बेटे से मिलाना चाहते हैं तुझको। क्या कहूं उनसे? पता नहीं माँ, मुझको थोड़ा वक्त चाहिए। और कितना वक्त चाहिए तुझको? तू साफ साफ बताती क्यों नहीं कि तुझको क्या करना है? माँ झल्ला गई। मैंने किसी तरह उनको मना के फोन रखा और फिर खुद सोच में डूब गई। काश मुझको पता होता कि मैं क्या चाहती हूं। मैंने घड़ी की ओर देखा। अभी तो आधा दिन बचा हुआ था, फिर कल का दिन भी। बिना काम के जैसे पहाड़ हो जाते हैं ये दिन। शुरू में दोस्तों के साथ वक्त बीत जाता था, पर दोस्तों के पास भी अब कहाँ वक्त है। सबकी शादी हो गई है। अब कभी ग्रुप लंच पे मिलो तो मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ जाती हूँ। और कुछ नहीं सूझा तो मैं आशा को लेके हर शनिवार की तरह फिर से शॉपिंग मॉल पहुंच गई। खरीदना वरीदना कुछ था नहीं, पर थोड़ा वक्त तो कट ही जाता है आने जाने में। भैया के होने वाले बच्चे के लिए यूं ही 1-2 खिलौने खरीद के हम दोनों टॉप फ्लोर पे बने फूड कोर्ट में पहुंच गए। मैं खुद तो ऑयली खाना खाती नहीं, लेकिन आशा को यहाँ के छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, इसलिए जब भी यहाँ आते हैं मैं उसको छोले भटूरे खिलाना भूलती नहीं हूँ। अरे निधि, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अचानक पीछे से आवाज आई तो मैंने चौंक के देखा। मेरा पुराना कॉलीग अनिल था। हम दोनों ने साथ साथ करियर शुरू किया था। हालांकि आज अनिल जैसी पोजीशन वाले 15 लोग मेरे अंडर काम करते थे। तुम यहाँ कैसे? मैंने बड़े ही उत्साह से पूछा। अरे यार, बीवी का हुक्म बजाने निकला हूँ। मोहतरमा का चाट खाने का मन हो रहा था। बोली ऑफिस से लौटते वक्त पैक करा के ले आना। अनिल शिकायती अंदाज में जरूर बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों में शिकायत नहीं थी, निहायत प्यार था अपनी पत्नी के लिए। ये वही अनिल था जिसकी शादी की खबर पे मैंने उसका खूब मजाक उड़ाया था। तुम अभी से शादी कर रहे हो? आर यू सीरियस? तुम भी ना यार, टिपिकल मिडिल क्लास केस हो। 26 साल में नौकरी, 28 साल में शादी, और देखना 30 साल में 2-2 बच्चों को गोद में लिए फिरोगे। यार, तुम तो बहुत आगे निकल गई हो। तुम्हारी कंपनी में मेरी प्रोफाइल के लिए कोई जगह हो तो बताना प्लीज। अनिल की बात से मैं अतीत के बाहर निकली। उसकी आवाज में मेरे लिए तारीफ का ही भाव था, मजाक का नहीं। लेकिन मुझको लगा कि अनिल जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। फिर भी मैंने जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पे ओढ़ी और अनिल से विदा लेके लौट आई। मेरी उदास दोपहर में उदासी की एक और परत चढ़ गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे पास कोई वजह नहीं थी, फिर भी मेरा मन जोर जोर से रोने का कर रहा था। वही मीटिंग्स, वही ऑफिस, वही सूना सूना घर। मेरी जिंदगी में इसके अलावा क्या था आज? जब सफर शुरू किया था तो इस रास्ते पे चमचमाती रोशनियां थीं। अब वही रोशनी आंखों को चुभने लगी है। मेरी आंखें अब मध्यम रोशनी वाले किसी कोने में सुकून से सोना चाहती थी। मेरा दिल अब ऑफिस के कैबिन से निकलकर हरी भरी वादी में घूमना चाहता था। लेकिन वो भी तो मैं ही थी जिसने अपने आप को खुद अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। आशा, शाम को खिचड़ी बना लेना, मैंने काउच में धसे धसे टीवी के चैनल बदलते हुए कहा। फिर से खिचड़ी? आशा थोड़ा चिढ़ के बोली, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक टीवी के चैनल बदल लेने के बाद मैंने रिमोट किनारे रखा और फोन उठा के मेल चेक करने लगी। रवि की लीव एप्लीकेशन अब भी मेरे इनबॉक्स में पड़ी थी। मैंने कुछ सोचा, फिर उसकी लीव एक्सेप्ट कर ली। उसको मैसेज भी किया, डोंट कम ऑन मंडे, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ का प्रोग्राम कैंसिल मत करो। रवि को मैसेज भेजा ही था कि फोन की घंटी बजी। फोन किसी अनजान नंबर से था। मैंने फोन उठाया और सामने वाले का नाम सुनते ही उछल पड़ी। ओह माय गॉड, दीप्ति, कैसी है तू? कहाँ है? इतने साल बाद अचानक। फोन पे दूसरी ओर मेरे कॉलेज बल्कि स्कूल के दिनों की दोस्त दीप्ति थी। हेलो मैडम, बिना बताए गायब आप हुई थी और मैं तेरा नंबर पता नहीं लगाती तो इतने सालों बाद भी बात नहीं होनी थी।
अब चुपचाप सुन, अगले महीने हमारे कॉलेज के 50 साल पूरे होने का फंक्शन है। आई डोंट केयर तू क्या कर रही है, कितनी बिजी है, तुझको आना है, दैट्स इट। लेकिन यार, लेकिन जो कहना है मिलके कहना, पूरा ग्रुप आ रहा है। समीर भी, दीप्ति ने कहा और फोन रख दिया। समीर, उम्मीद से भरी जिसकी आंखों से नजर फेर के चली आई थी, 6 सालों में जिसके बारे में मैंने खुद को कभी सोचने नहीं दिया था, आज उसका नाम सुनते ही दिल धक से हो गया। कैसे कर पाऊंगी मैं समीर का सामना? कैसे बताऊंगी कि वो सही था, मैं गलत? मेरी जिंदगी की गाड़ी आगे निकल चुकी थी और मैं अब तक स्टेशन पे खड़े खड़े इंतजार ही कर रही थी। पर कब तक? मैंने तय कर लिया कि मैं शिमला जाऊंगी, समीर का सामना करूंगी। इतने सालों बाद पुराने दोस्तों से मिलके पुराने दिन लौट आए। कुछ लोगों को तो मैं पहचान भी नहीं पाई, यहां तक कि दीप्ति भी काफी बदल गई थी। अरे समीर भी आ गया, दीप्ति ने कहा तो मैंने पलट के देखा और उसको देख के मेरी धड़कन आधे में ही रुक गई। माथे पे पसीने की बूंदें चौचौहा आई। मैं किसी स्कूली बच्ची की तरह महसूस कर रही थी जिसका अचानक किसी लड़के ने रास्ता रोक लिया हो। समीर ने अब तक मुझको देखा नहीं था। मुझको देखते ही उसके कदम भी थम गए। कुछ हैरानी, कुछ उलझन से वो मुझको देखता रहा, मैं उसको। 7 साल, पूरे 7 साल बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने थे। मेरे सामने 7 साल पुराने दिन किसी फिल्म की रील की तरह चलने लगे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। समीर सिर्फ दोस्त था मेरा। कॉलेज में पहले दिन उसी से मेरी जान पहचान हुई थी। मैं कॉलेज में एमबीए की बिल्डिंग ढूंढ रही थी। अचानक एक फुटबॉल कहीं से आके मेरी दाईं बाजू से टकराई। मैं दर्द से बिलबिला पड़ी। फुटबॉल के पीछे पीछे 1-2 लड़के भी आए। एक ने फुटबॉल संभाली, दूसरा मेरे पास आया। आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं, इट्स ओके, मैंने कहा। वो लड़का वापस लौट गया और मैं हाथ झटक के दर्द पे काबू पाने की कोशिश करने लगी। फुटबॉल तेजी से आके टकराई थी, इसलिए हाथ में थोड़ी सूजन भी आ गई थी और दर्द के मारे आंखों में आंसू भी। तभी वो लड़का लौट आया। उसके हाथ में आइस पैक था। दिखाई जरा हाथ, उसने कहा और मेरे बाजू पे आइस पैक रख दिया। आई एम सॉरी, पता नहीं कैसे जोर का शॉट लग गया। आई होप फ्रैक्चर ना हो। ओ गॉड, आई एम रियली सॉरी। वो जाने कितनी बार सॉरी बोल चुका था, आखिर मुझको ही उसको रोकना पड़ा। इट्स ओके, आपकी गलती नहीं थी और ज्यादा चोट भी नहीं है। आई होप सो। वैसे मेरा नाम समीर है, उसने कहा। मैं निधि। यही हमारी पहली मुलाकात थी। समीर ने मुझको दीप्ति और पवन से मिलवाया और देखते ही देखते ये मुलाकात गहरी दोस्ती में बदल गई। साथ घूमते फिरते थे, साथ पढ़ते थे और साथ में मस्ती करते थे। उस साल न्यू ईयर पे हम सब ने केरला जाने का प्रोग्राम बनाया। 31st की पार्टी खत्म हो जाने के बाद सब सोने चले गए थे, लेकिन मैं अपने कॉटेज से निकल के समुद्र के किनारे टहलने लगी। चांदनी रात, रेशम का एहसास लिए हवा और पैरों के नीचे ठंडी रेत। मैं अकेले पूरी रात बिता सकती थी इस किनारे पे, लेकिन कुछ दूर चलने पे एक साथी मिल गया, समीर। मेरी तरह वो भी समुद्र के किनारे नाप रहा था। दिन में कितना शांत था ये समुद्र, रात में कैसे बदल जाता है ना, मैंने कहा। लेकिन मुझको समुद्र को रात में ही देखना अच्छा लगता है। लगता है जैसे मुखौटा निकाल के पानी अपने असली रूप में आ गया हो। समीर लहरों को अपने हाथों से ठेलने लगा। मैं लहरों को अपने पैरों से टकराते, टूट के वापस जाते और फिर इकट्ठा होके लौट आते महसूस कर रही थी। रेत के महल बनाए तुमने कभी? अचानक समीर ने पूछा। मैंने ना में सर हिला दिया। चलो, समीर ने कहा और सूखी रेत की ओर भाग गया। मैं भी पीछे पीछे गई। फिर न जाने कितनी देर तक हम रेत में एक नई दुनिया बनाते रहे। रेत के किले के चारों ओर चारदीवारी बनाते हुए अचानक समीर का हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। सिर्फ एक पल का वो स्पर्श मुझको अंदर तक हिला गया। मैंने अपना हाथ तो हटा लिया, लेकिन उस स्पर्श को अपने हाथ से नहीं हटा पाई। फिर ज्यादा देर हम वहां नहीं बैठ पाए। हमें केरला से लौटे कई दिन हो गए थे,
लेकिन मेरे और समीर के बीच संकोच का एक पर्दा खिंच गया था। एक दिन हम पांचों लाइब्रेरी में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। देर तक एक थ्योरी पे सर खपाने के बाद मैंने सर उठाया तो देखा समीर टकटकी लगाए मेरी ओर देख रहा था। अजीब सा खिंचाव था उन नजरों में। मेरी नजरें उससे मिली तो उसने अचकचा के सर झुका लिया। मैं फिर पढ़ने के लिए झुकी पर तुरंत ही नजरें समीर की ओर उठ गईं। इस बार भी वही हुआ। मुझसे नजरें मिलते ही उसने आंखें झुका ली। अपने ही दोस्तों के बीच में मैं बेहद असहज हो उठी। उस रात मुझको एक पल को नींद नहीं आई। समीर की नजरें मेरे आसपास मंडराती रहीं। मैं भी समीर की ओर खींचती चली जा रही थी। मैं शायद पसंद करती थी उसको, लेकिन यह फीलिंग मुझको खुशी देने के बजाय उलझन में डाल रही थी। मैं अपने लक्ष्य से भटक रही थी जो बिल्कुल मंजूर नहीं था मुझको। एक दिन वही हुआ जिसका मुझको डर था। समीर ने मुझको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। अभी एमबीए का कोर्स तक खत्म नहीं हुआ था। आई एम सॉरी समीर, मैं कोई गलत सिग्नल नहीं देना चाहती। मुझको अपना करियर बनाना है, सेटल होना है। अगले 4-5 साल तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती और ना ही मैं कोई कमिटमेंट करना चाहती हूं। समीर ना समझ में आने वाले अंदाज में मुझको देखता रहा। मैंने धीरे से अपना हाथ उसकी पकड़ से आजाद कर लिया। बेस्ट ऑफ लक निधि, मैं तुम्हारे एम्बिशन के रास्ते में नहीं आऊंगा, पर जब कभी थक जाओ तो मुड़ के देखना, मैं यहीं इंतजार करता मिल जाऊंगा, समीर ने कहा। मैं लौट गई। एक बार मुड़ के देखा तक नहीं। डर था कि कहीं मैं फिर उस भंवर में फंस ना जाऊं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों की महफिल जमी हुई थी। बीच में आग जलाई गई थी। मजाक का सिलसिला चल रहा था। ठहाके गूंज रहे थे। पर मैं एक कोने में खोई खोई सी बैठी थी। समीर ने मुझको देखा पर वो मेरी ओर आया नहीं, मुझसे बात नहीं की। बहुत बड़ी गलती हो गई थी यहाँ आके। मैं तो अपना अकेलापन खत्म करने पुराने दोस्तों के बीच आई थी, लेकिन अपराध बोध और शर्मिंदगी का भारी बोझ मेरे सर पे आ पड़ा था। पार्टी अपने शबाब पे थी। लोग कैंप फायर के चारों ओर नाच रहे थे। सिर्फ मैं और समीर थे जो बैठे हुए थे, एक दूसरे से दूर। मेरी नजरें समीर पे टिकी हुई थी। अपना सर पीछे झुका के अपनी दोनों बाहों के सहारे अधलेटा बैठा हुआ था। उसकी नजर मुझ पे पड़ी और मैंने घबरा के नजरें फेर ली। समीर फिर से नाच रहे जोड़ों को देखने में व्यस्त हो गया। मेरी नजरें फिर उसकी ओर उठ गईं और उसने फिर मेरी चोरी पकड़ ली। इस बार समीर उठ के मेरे पास ही चला आया। मैंने साड़ी का पल्लू जरा सा समेट के उसके बैठने के लिए जगह बनाई। काफी बदल गई हो तुम, उसने कहा। हाँ, तुम भी, मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। दोनों सामने जल रही आग की ओर देख रहे थे। वो खामोश लम्हा सदियों से भी लंबा हो गया था। कितना कुछ चल रहा था मेरे अंदर जो अंदर ही दफन होने जा रहा था। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। सुना काफी सीनियर पोजीशन पे हो। खुश हो ना? समीर बोला। बहुत। इस बार एमडी बन जाऊंगी। कंपनी मुझको यूएस ट्रांसफर करना चाहती है। सोच रही हूँ 1-2 साल के लिए चली जाती हूँ। मैंने आंखों के कोरों तक छलक आए आंसुओं को पीते हुए कहा। अच्छा, इतनी खुश हो तो फिर मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो निधि? समीर ने शायद व्यंग से कहा, पर कहा तो उसने सच ही था। इस सच को मान लेने का इससे अच्छा मौका फिर कहाँ मिलना था मुझको। जिस प्यार को मैं कभी ठुकरा के चली गई थी, जिस प्यार के लिए मैं इतने सालों से तरस रही थी, वो प्यार ठीक मेरे बगल में बैठा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, समीर, तुम मुझको माफ नहीं कर पाओगे? उसने मेरी ओर देखा। आज भी वही गहराई थी उन आंखों में। मुझे तुमको माफी नहीं देनी निधि। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं अब तक इंतजार कर रहा हूं कि तुम मुड़ के देखो और मैं तुम्हारा हाथ थाम सकूं, समीर ने पिघलती हुई आवाज में कहा। मेरी आंखें भर आईं, पर आज मुझे अपने आंसुओं को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं थी। बंद कमरे में अकेले रोने की जरूरत नहीं थी। मैंने आंसुओं को बह जाने दिया
और समीर के कंधे पे सर रख दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।